हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम की बात कर चुके हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो चलिए आज सीखते हैं कि हाइड्रोजन का लीनियर स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, 11th क्लास के अंदर हम लोग परमाणु संरचना वाला लेसन पढ़ रहे हैं और परमाणु संरचना के अंदर आज हम हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। स्पेक्ट्रम का मतलब तो पहले अपन समझ चुके हैं कि जब प्रकाश को या किसी भी तरंग को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो प्रकाश की किरण या कोई तरंग अपने 7 रंगों में बंट जाती है, यानी कि वो 7 रंगों की पट्टियाँ बनती हैं। और वो जो 7 रंगों की पट्टियाँ हैं उन पट्टियों को ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब अपने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन किया जाता है तब H2 अणु वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु देते हैं। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन H2 जो है वो टूट जाएगा, H और H के बीच में जो बंध है वो टूटेगा और उस बंध के टूटने से हाइड्रोजन परमाणु बनेंगे। H2 जो है वो तो अणु है और जैसे ये अलग होगा तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन परमाणु बन जाएंगे जो विविक्त आवृत्तियों वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिनसे कि क्या है, रेडिएशन जो है वो उत्सर्जित होंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की कई श्रेणियां होती हैं जिन्हें उन्हें आविष्कारकों के नाम से जाना जाता है और वो श्रेणियां जो हैं आगे आएंगी, अभी हम पढ़ेंगे कुछ देर बाद। इनका फॉर्मूला जो है वो होता है न्यू बार इज इक्वल टू 109677। ये पूरी संख्या है, ठीक है, 109,677। और फार्मूला फिर आप देख ही रहे हैं, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर और सेंटीमीटर इनवर्स, जहाँ n जो है वो एक पूर्णांक है और जिसका मान 3 या 3 से अधिक होता है, अर्थात n इज इक्वल टू 345 डैश डैश, है ना। इस सूत्र द्वारा वर्णित रेखाओं को बामर श्रेणी कहा जाता है। बामर जो है वो साइंटिस्ट का नाम है और ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है इसके अंदर अगर हम n को 3 या 3 से अधिक माने तो जो सीरीज़ बनेगी उसको बामर श्रेणी का कहा जाता है। अब जो श्रृंखला बनेगी या सीरीज़ जो बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, ठीक है, तो वो अगले कुछ पेजेस में आ जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल इसी श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब देखिए, स्वीडन के एक स्पेक्ट्रमी वैज्ञानिक जोहान्स रिडबर्ग ने बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों की रेखाएं निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाई जा सकती हैं। ये वही वाला सूत्र है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। इसमें वही है न्यू बार, ये वी जैसा जो दिख रहा है ये न्यू बोलते हैं इसको, और ऊपर जो लाइन है उसको बार बोलते हैं। तो न्यू बार इज इक्वल टू 109677 और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। अब अपने को n1 जो है ना, वो इस फॉर्मूले में जो n1 है उसको 1 2 3 4 ऐसे अपन मान सकते हैं, और जो n2 होगा वो हमेशा n1 से ज़्यादा मानना है अपने को, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये है कि n1 का मान आपने 1 लिया है तो फिर n2 जो है वो 1 नहीं होगा, वो हमेशा या तो 2 होगा, 3 होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 नहीं होगा। और जो 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स की जो वैल्यू है इसको रिडबर्ग स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कि n1 इज इक्वल टू 1, अगर आपने n1 की जगह 1 रखा तो फिर जो सीरीज़ बनेगी उसको लाइमन सीरीज़ कहा जाता है। n1 बराबर अगर आपने 2 रखा तो बामर सीरीज़, n1 3 रखा तो पास्चन, और n1 3 रखा 4 रखा तो ब्रैकेट, और 5 रखा तो फंड श्रेणी बनेगी। इसके बाद में एक सारणी है, सारणी में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखाएं श्रेणियां दिखाई गई हैं और लाइमन, बामर और पास्चन श्रेणियों के संक्रमणों को दर्शाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक सारणी बनी हुई है जिसमें n1 के मान रखे हुए हैं 1 2 3 4 5,
और N2 के मान रखे हुए हैं। N2 जो है वो हमेशा आप देखेंगे कि N1 से ज़्यादा होगा। तो सीरीज़ लिखी हुई है इसमें, लाइमन सीरीज़ जो है पराबैंगनी क्षेत्र में बनती है, बामर, दृश्य में, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, तो इस प्रकार से ये बनती है। ठीक है, अब देखिए जो सीरीज़ अपन बना रहे थे ना, वो देखिए कैसे है। ये देखिए आप, ये n बराबर 1 लिखा हुआ है, देखिए लाइन जहाँ बनी हुई है वहाँ n बराबर 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये लाइन जो है ये ऊर्जा स्तर है, एनर्जी लेवल है, और ये पहला है, इसीलिए n बराबर 1 लिखा हुआ है। अब देखिए, ये देखो ऊपर लिखा है n बराबर 2, है ना, ऊपर की जो लाइन है। अब ऊपर की जो लाइन है वो n बराबर 2 है, और n बराबर 1 में अगर कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो आप ऊपर N3, N4, N5 ये सब लिखे हुए हैं, तो ऊपर से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और आ किस में रहे हैं, N1 में आ रहे हैं, तो जो ये सीरीज़ बनेगी, ये जो लाइनों की एक श्रेणी बनी हुई है ना, इसको हम क्या कह देंगे, लाइमन श्रेणी कहेंगे। समझ में आ रही ना बात? जैसे कि हमने लाइमन, बामर श्रेणियाँ क्या हैं, तो ये कुछ नहीं है, N1, N2, N3 ये ऊर्जा स्तर हैं। अगर N1 ऊर्जा स्तर के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये लाइनें सी किस वजह से बनी, इलेक्ट्रॉनों के कारण बनी है। इलेक्ट्रॉन ही समझ लो इनको कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आप देखो इनको कि क्या हो रहा है, सभी की वजह से जो लाइनें बन रही हैं, तो अगर n बराबर 1 में आ रही हैं तो लाइमन श्रेणी, n बराबर 2 में आ रही है तो बामर श्रेणी, 3 में आ रही है तो पास्चन श्रेणी, ऐसे करके आगे से आगे चलता जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रम है सभी तत्वों के रेखा स्पेक्ट्रम की तुलना में सबसे सरल होता है। सरल होने का कारण ये है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। भारी परमाणुओं का रेखा स्पेक्ट्रम अधिक जटिल होता है, परंतु सभी रेखा स्पेक्ट्रम के कुछ लक्षण समान होते हैं। प्रत्येक तत्व का रेखा स्पेक्ट्रम विशेष प्रकार का होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट है ना, सबके स्पेक्ट्रम अलग अलग प्रकार के बनेंगे। प्रत्येक तत्व के रेखा स्पेक्ट्रम में नियमितता होती है। अब यह प्रश्न उठता है कि एक जैसे इन लक्षणों का कारण क्या हो सकता है? क्या इनका संबंध इन तत्वों के परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना से होता है? तो बिल्कुल होता है भाई। इसके बाद में फिर आ जाता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। बोहर एक साइंटिस्ट का नाम था, और ये मॉडल आपको कंसेप्ट बता देगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के। ठीक है, यानी कि ये मॉडल अपने को आना बहुत ज़रूरी है, तो समझना इसको कि ये है क्या। 1913 में हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या और उसके सामान्य लक्षणों की व्याख्या की थी उसने। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत पर ये सिद्धांत आधारित था। तो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट उसने ये बोला, कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर गोल गोल चक्कर काटते हैं और त्रिज्या व निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार पथों को हम कक्ष कहते हैं, कक्षा कहते हैं, स्थायी अवस्था कहते हैं, अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। मतलब एक के ही सारे नाम है ये। यानी कि नाभिक जो है वो सेंटर में होगा और उसके चारों ओर गोल गोल पथ होंगे, रास्ते होंगे, और उन पथों के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटते हैं, और उन पथों को ही हम क्या कह देते हैं, कक्ष कहते हैं। कक्षक नहीं कहते, ये ध्यान रखना। कक्ष कहते हैं, कक्षा कहते हैं, स्थायी अवस्था कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं, जो ये कक्षाएं हैं, इनकी निश्चित ऊर्जा होती है। इन्हें ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश कहा जाता है। इनको नंबर दिए गए थे 1, 2, 3, 4 या फिर K, L, M, N, मतलब दोनों में से कुछ मर्जी। और कक्ष की ऊर्जा और समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। और इसके अलावा जब ऊर्जा परिवर्तित तो नहीं होती, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में आता है तो फिर उसकी ऊर्जा में अंतर जरूर आता है। फिर इसके बाद में ये आप टॉपिक देख रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन, ऊपर एक नोट लगा के एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि किसी इलेक्ट्रॉन के संक्रमण की तुलना हम हमारे मकान की सीढ़ियों से कर सकते हैं। जैसे एक सीढ़ी पर चढ़ते समय 2 सीढ़ियों के मध्य स्थान खाली होता है, उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का स्थान भी खाली रहता है। ठीक है, तो जो ये इसमें हमने 1, 2, 3 K, L, M, N पढ़ा है ना, ये वही है। इनके अंदर क्या होता है कि K से L में या L से K में जाएगा तो फिर ऊर्जा का या तो उत्सर्जन करेगा और या अवशोषण करेगा।
ठीक है ना। और के और एल के बीच में कुछ जगह जो है वो खाली रहेगी। सीढ़ियाँ जैसे अपन चढ़ते हैं तो उसमें पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के बीच में स्पेस खाली होता है ना कुछ, तो उस तरीके से स्पेस जो है इसमें खाली रह जाता है। अब बोर कक्ष की त्रिज्या क्या होती है, तो देखो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है, सबसे बाहर वाला, एक तो नाभिक होगा, और नाभिक जो किसी भी परमाणु का सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो दूरी है ना, उसी को त्रिज्या कहा जाता है। बोर कक्ष की त्रिज्या जो है उसका फार्मूला है Rn बराबर 52.9 n² अपॉन जेड। जेड जो है वो परमाणु संख्या है और n जो है वो कोशों की संख्या है। n मतलब यहाँ पर K L M N है ना, वो वाले हैं, और उनकी संख्या आप जानते ही हो 1 2 3 4 ऐसे करके चलेगी। तो जेड परमाणु संख्या है और n कोशों की संख्या है। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या 52.9 pm होती है। और बोर कक्ष की ऊर्जा को भी, अगर त्रिज्या का फार्मूला ऊपर ये लिखा हुआ है तो ऊर्जा का फार्मूला En बराबर -RH Z² अपॉन n² होता है। RH जो है उसको 2.18 × 10 की पावर -18 जूल कहते हैं। Z जो है वो परमाणु संख्या होती है। ठीक है भाई, तो ये आपके नील्स बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है ये हमने सीखा, और हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रम है वो हमने सीखा। हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में एक क्वेश्चन आया करता है कि हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम जो है वो लीनियर क्यों है, रेखाएं उसमें क्यों बनती हैं, कलर रंग की पट्टियाँ क्यों नहीं बनती जबकि रेखाएं बनती हैं। तो उसका कारण पता है क्या होता है कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि एक ही एटम है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण जो है वो अलग अलग ऊर्जा स्तरों से एक ऊर्जा स्तर के अंदर हो सकता है। तो इसलिए उनकी जो लाइनें हैं ना वो अलग अलग प्रकार की बनती है, क्योंकि संक्रमण अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये सारी जो आज के टॉपिक में हमने चीज़ें पढ़ी हैं इनको आपने नोट कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बेसिस पे ही फिर हम आगे जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है वो चलेगी। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक हुआ। थैंक यू।